आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सभी को आज तक रेडियो की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम खुशबू कुमार है और ये है आज का दिन पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे लाल किला पर मनाए जा रहे आजादी के जश्न से। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के भाषण पर बात होगी और क्या खास है आज के समारोह में, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर बढ़ेंगे दिल्ली से तमिलनाडु की ओर। एक पिता पुत्र की खुदकुशी की वजह से राज्य में नीट की परीक्षा को बंद करने की बात कही जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनातनी है, क्यों बताएंगे आपको। और आखिर में बढ़ी हुई महंगाई दर पर भी बात करेंगे। पिछले 15 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन पहले 60 सेकेंड्स हेडलाइंस शुभम तिवारी से। आज देश मना रहा है 77वें गणतंत्रता दिवस का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया झंडा, देश को कर रहे हैं संबोधित। 15 महीने के टॉप पर पहुंची फुटकर महंगाई, जुलाई में बढ़कर 7.44% हुई। ये आरबीआई की तय सीमा से काफी ज्यादा। मौसम विभाग ने कहा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली भारी बारिश के आज भी जारी रहने के आसार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सब्जी विक्रेता रामेश्वर से की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अनवारुल हक काकड़ बने पाकिस्तान के 8वें केयरटेकर प्रधानमंत्री, शपथ से पहले सीनेटर पोस्ट छोड़ी। और रूस के मखाज काला में गैस स्टेशन पर विस्फोट, 2 बच्चों समेत 12 मरे, 50 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। ये अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले लाल किले से उनका आखिरी संबोधन है। तिरंगा फहराने के बाद भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर मार्क 3 ने वहां मौजूद दर्शकों पर फूलों की बारिश की। इससे पहले पीएम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजघाट भी गए थे। इस मौके पर सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनका स्वागत किया। G20 को इस समारोह में खास जोर दिया गया है। तो 15 अगस्त के लिए यानी आज के लिए किस तरह की तैयारियां की गई थी, लाल किला के पास मौजूद है हमारे आज तक रेडियो रिपोर्टर संजय शर्मा। हमने उनसे बात की। 77वें स्वतंत्रता दिवस यानी 77th इंडिपेंडेंस डे, इस पर मुख्य समारोह लाल किले के प्राचीर पर होना है। लाल किले के आजू बाजू लगभग 25,000 लोग यहाँ पर जमा हैं और जिसमें एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्कूली छात्र हैं। 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों के 75 लोग, कपल यानी 75 जोड़े वहाँ के स्थानीय वेशभूषा में यहाँ आए हैं। इसके अलावा किसान हैं, मजदूर हैं, मनरेगा से जुड़े लोग हैं। इन सारे लोगों को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया है, यानी वो देश के आम लोग जिनको प्रधानमंत्री ने खास मेहमान बनाया है यहाँ। और इसके साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें लगभग 6 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। लाल किले के प्राचीर के लगभग 5 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, जिसमें मैं देख पा रहा हूं यहाँ की जैन साधुएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का यहाँ पर उत्सव के लिए आई हुई हैं। तो सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। लाल किले के प्राचीर पर गहमा गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के आगमन पर 7:18 पर सूर्यनाद होता है और इसके साथ ही 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहाँ लाहौरी गेट पर परंपरागत रूप से प्रधानमंत्री अंतर सेना सलामी गारद का निरीक्षण करते हैं, जिसमें सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां होती हैं। और फिर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर जाते हैं, राष्ट्रध्वज फहराते हैं और देश के साथ संवाद करते हैं। देश की जनता को बताते हैं अपने विजन के बारे में, अपनी देश की सरकार की उपलब्धियों के बारे में और देश कैसे आगे विकास पथ पर आगे बढ़ेगा, उड़ान भरेगा, इसके बारे में यानी अपना विजन बताते हैं कि किस तरह से देश को अग्रणी बनाने के लिए हम सभी लोगों को अपना अपना योगदान करने की जरूरत है। इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये 2023 से 2024 में अगला साल चुनावी साल है, लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इसमें अपने आगे की योजनाओं पर बात करेंगे, जिसे चुनावी विजन भी कहा जा सकता है। जी, और चूंकि ये आखिरी संबोधन है पीएम मोदी का
इस बार अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या मुख्य बातें, क्या खास बातें पीएम ने अपने भाषण के शुरुआत में कही हैं? प्रधानमंत्री के भाषण में सबसे खास ये है कि प्रधानमंत्री आज के भाषण में प्यारे देशवासियों की जगह परिवारजनों, मेरे परिवारजनों कह के संबोधित कर रहे हैं। 140 करोड़ आबादी को संबोधित कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने देश की युवा शक्ति का आह्वान किया है और ये कहा, मणिपुर का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सामान्य हालत की ओर बढ़ रहा है देश, तो राज्य में अब वहाँ पर सब लोगों की जिम्मेदारी है और अभी हमारा हर कदम आगे आने वाले 1000 साल का इतिहास लिखेगा। इसलिए उस 1000 साल को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है, क्योंकि हजारों साल पहले एक विदेशी आक्रांता ने एक छोटे से राज्य को पराजित किया था, लेकिन उसके बाद हम पराजय के उसमें भूलते गए और फिर हम 1000 साल गुलाम रहे। अब हम जब पंच प्राण और पूरे दम के जी जान के साथ देशवासी जुटेंगे तो अगले 1000 साल का इतिहास लिखेंगे। अब इसको चुनावी भाषण कह सकते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लाल किले की प्राचीर से अगले 5 साल के लिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो किन किन लोगों विश्वकर्मा योजना लाई जाएगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था होगी। इसमें औजारों से और अपनी कलाकारी से, अपनी कला से काम करने वाले, जैसे बाल काटने वाले हैं, राजमिस्त्री हैं और भी तरह तरह के काम करने वाले, पंचर लगाने वाले, मिस्त्री, इन सब लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। तो इसमें इन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर ये योजना शुरू होगी और संयोग से विश्वकर्मा जयंती पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होता है। तो पक्ष को ये कहने का मौका था कि अपने जन्मदिन पर इन्होंने शुरू की, लेकिन वो इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अनेक क्षमताओं से विकसित देश है। व्यक्ति ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन किया है, कोविड के समय जब सारी दुनिया थम गई थी तो हमारा देश सबसे आगे था, देश ने रिकॉर्ड बनाए। शुक्रिया संजय शर्मा। उन्नीस साल का जगदीश्वरन अपने पिता सेल्वा सेकर के साथ रहता था। 12वीं की परीक्षा में उसके 85% नंबर आए थे। सपना था डॉक्टर बनना, इसलिए उसने नीट की कोचिंग लेनी शुरू कर दी, लेकिन 2 कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। इससे हताश होकर जगदीश्वरन ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता सेल्वा सेकर इस सदमे को झेल नहीं पाए और अगले ही दिन उन्होंने भी अपनी जान ले ली। ये पूरा वाकया तमिलनाडु का है और ये दोनों घटनाएं 12 और 13 अगस्त को घटी हैं। खुदकुशी से पहले सेल्वा सेकर ने अपनी बेटे के मौत के लिए नीट को जिम्मेदार बताया। इस मामले ने राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन राज्य में नीट के बंद करने के लिए एंटी नीट बिल लाना चाहते हैं, लेकिन राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि का कहना है कि इससे डॉक्टर्स की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। फिलहाल तमिलनाडु में इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच लगातार बयानबाजी और रस्साकशी चल रही है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमने बात की चेन्नई में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर प्रमोद माधव से। पहले वाला इशू ये है कि जो गवर्नर है उसका तो एक ही काम है, जैसा डीएमके या आईडीएमके दोनों बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी जैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डीएमके बोल रहे हैं कि एक गवर्नर का रोल है सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी। उनको पॉलिटिकल रिमार्क्स या जो एक बिल जिसको असेंबली पे पास होकर वो भेज रहे हैं, वो भी यूनानिमस जैसा पास होकर भेज रहे हैं, उसमें गवर्नर को एक पॉलिटिकल रिमार्क या उसको होल्ड करने का कोई भी अथॉरिटी नहीं है। पर यहाँ का गवर्नर आर.एन. रवि तो इस नीट बिल या ये यूनिवर्सिटी बिल, इस पे तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिमार्क बोल रहा है और ऊपर वो करप्शन के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि लाइक उसका डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट डीएमके हो रहा है। इसीलिए तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। अगर आर.एन. रवि ने इस बिल को ऊपर से सिर्फ उसको दोबारा भेजा या सिर्फ इस बोल रहा है कि लाइक एक स्टेटमेंट में कि इस बिल को मैंने प्रेसिडेंट को भेज दिया क्योंकि एजुकेशन कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा बोल दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद डीएमके जाकर प्रेसिडेंट से वो वहाँ की एसेंट पूछेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे, ऐसा चल जाएगा। पर गवर्नर रवि इस नीट बिल पे ही क्या कर रहा है, हर बार जो वो ये स्टूडेंट्स को मीट कर रहा है या फिर कोई मीटिंग में होकर बात कर रहा है, उस वक्त इस इश्यू पे वो पॉलिटिकली वहाँ पे वो डिस्कशन कर रहा है, वहाँ पे वो कमेंट्स दे रहा है जो इश्यू हो रहा है स्टेट पे। प्रमोद, नीट की परीक्षा देश भर में होती है, बाकी राज्यों के बच्चे भी इस परीक्षा में बैठते हैं, फिर क्या वजह है कि तमिलनाडु में इसको लेकर बवाल है? जी हाँ, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट्स का रेशियो देखेंगे तो कम से कम
80% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे उनको गवर्नमेंट सिलेबस है, सीबीएस का सिलेबस नहीं है। तो क्या हो रहा है कि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकिन पूरा कंस्ट्रक्ट किया था पिछले 50-60 इयर्स के ऊपर। और अभी जो आप नीट को लेकर आ रहे हैं उनको, इस स्टूडेंट्स को, अगर आपके उनके पास पैसा ही था तो वो कोचिंग क्लास चल सकते हैं। वहाँ पे मिनिमम 1.6 लाख पर कोचिंग पीरियड को उनको देना पड़ रहा है। उसके बाद भी उनको पहले अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा है, दूसरा अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वो यहाँ पे बीजेपी बोल रहा है कि ये सब हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु का सिलेबस वीक है। पर तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रहा है कि यहाँ का सिलेबस तो ठीक है, पर ये जो सवाल पूछ रहे हैं वो सिर्फ सीबीएसई सिलेबस से पूछ रहे हैं, इसीलिए ऐसा इश्यू हो रहा है। और थोड़े बहुत पेरेंट्स वो भी बोल रहे हैं कि इवन सीबीएसई सिलेबस में ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और इस क्वेश्चन सब कुछ को रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको ये सेपरेट कोचिंग चलना पड़ रहा है, और उसके लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिसको एक पुअर बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट को नहीं हो सकता है। यही तो मामला हो गया तमिलनाडु पे। जी। और वापस से मैं पिता पुत्र के खुदकुशी के मुद्दे पर लौटना चाहूँगी। राज्य में इसको लेकर फिलहाल क्या सेंटिमेंट्स है? आपको क्या लगता है, क्या ये बात अभी और आगे बढ़ेगी? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज तो है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट सुसाइड जगदीश एक स्टूडेंट है, उस जिन्होंने नीट को 2 बार लिखा था पर उसमें नेसेसरी मार्क्स उनको नहीं मिला था। और उसके पिता यस्टरडे जब वो बात कर रहे थे वो पूछ रहा था कि सीएम स्टालिन और डीएमके इस नीट पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और नीट को बैन करना पड़ेगा, पर आज वो भी अनफॉर्चुनेटली डाइड बाय सुसाइड। और ये सब ये एक सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि ये सब सिर्फ लास्ट वीक गवर्नर ने एक, जैसे मैंने पहले बोला, एक मीटिंग के ऊपर उन्होंने, एक पेरेंट ने गवर्नर से पूछा कि कब वो एंटी नीट बिल पे साइन करेगा। उस वक्त गवर्नर ने बोला कि आई विल बी द लास्ट पर्सन टू साइन द एंटी नीट बिल, आई विल नेवर साइन द बिल, ऐसा उन्होंने कमेंट्स दिया था। तो उस वक्त वो पेरेंट ने वहाँ पे दोबारा सवाल पूछा कि ऑलरेडी तमिलनाडु हैज अ गुड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई आर यू नॉट साइनिंग द बिल। उस वक्त गवर्नर ने थोड़ा सा एजिटेट होकर वो बोल दिया कि अभी नीट बिल ये प्रेसिडेंट के पास है और यहाँ पे एक पॉलिटिकली यूज कर रहा है, ऐसा वैसा वो बोल दिया। और फॉलोइंग इज आज आज ये 2 सुसाइड हुआ है, तो दिस इज डेफिनेटली गोना टर्न इनटू अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि आज के दिन पे ही चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस पे रिलीज कर दिया। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को भी एक लेटर इसके ऊपर लिखाकर बोल दिया कि उसको ये एंटी नीट बिल पे असेंट चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद माधव। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया था कि तमिलनाडु में नीट की परीक्षा मैंडेटरी करने के बाद से 20 बच्चों ने आत्महत्या की है, फेल करने की वजह से। तो एक तरफ तमिलनाडु में नीट की वजह से बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर महंगाई ने देश की आम जनता की कमर तोड़ रखी है। कल सरकार ने जुलाई महीने के खुदरा महंगाई दर के नंबर्स जारी किए। सब्जियों की बढ़ी कीमतों की वजह से खुदरा महंगाई दर ने 15 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब खुदरा महंगाई दर 7.44% पर पहुंच गई है। जून के महीने में 4.87% थी। अगर पिछले साल से तुलना करें तो जुलाई महीने में ये 6.71% थी। तो क्यों बढ़ी है ये महंगाई? इसकी वजहों को जानने के लिए हमने बात की बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ सराबी से। ये जो महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई खाद्य पदार्थों के कारण बढ़ी है। खाद्य पदार्थों के अंदर जो सबसे ज्यादा महंगाई में वृद्धि हुई है, जैसे टमाटर के दाम है, टमाटर को लेके एक आंकड़ा पिछले 3 महीनों में कुल मिला के 1400% की वृद्धि हुई है दामों में। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो मुद्रास्फीति की दर होती है, जो इंडेक्स होते हैं और जो ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को मिला के निकाले जाते हैं। बट ये बिल्कुल साफ सी बात है कि जो मुद्रास्फीति की ये चौंकाने वाली दर आई है, ये खाद्य पदार्थों के कारण आई है। अब इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो कुछ टाइप के अनाज हैं जिन्हें सीरियल्स कैटेगरी में माना जाता है इस डेटा में, और उसमें करीब 13% से अधिक की वृद्धि हुई है। अब हम मीट की बात कर लें, मछली की बात करें, उसमें 2.25% की वृद्धि हुई है। फलों में 3% से अधिक मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है।
और जिसे दाल है, बाकी जो पल्सेस जिसे कहा जाता है, उसमें 13.25%। चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ जिन्हें कन्फेक्शनरी आइटम कहा जाता है, उसमें 3.75% की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के ये खाद्य पदार्थों के कारण हुई है। तेल के जो इंटरनेशनल दाम है, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं यानी पेट्रोल और डीजल की, उसमें विदेशी बाजार में वृद्धि हुई है। और क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो वो दाम हमारे पे भी आते हैं। पर आप ये जानते हैं कि 1.5 साल से अधिक से अब सरकार ने और सरकारी तेल कंपनियों ने दामों को बदलने की जो प्रक्रिया थी वो लगभग बंद कर दी है। इसलिए वो प्राइस आम जनता तक पहुंचा नहीं है। पर ये सही है कि क्रूड ऑयल के भी दाम बढ़े हैं, पर वो इस डेटा में कैप्चर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का आपको जैसे ध्यान होगा कि लगातार 1.5 साल से दाम उसके स्टेबल रखे गए हैं सरकार द्वारा। सिद्धार्थ, अभी कुछ ही दिन पहले रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया था कि रेपो रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय बैंक को भी ये आशंका थी कि महंगाई दर बढ़ने वाली है और हम जानते हैं कि महंगाई दर को काबू करने के लिए रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं। बावजूद इसके ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे आप क्या वजहें समझते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो देश में ब्याज दरें तय करते हैं, लगभग हर 2 महीने की अवधि पे उनकी एक बैठक होती है। पिछली जो बैठक कुछ दिन पहले हुई थी और उसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा था कि जुलाई और अगस्त में महंगाई, इस प्रकार की महंगाई, खासकर खाद्य पदार्थों से महंगाई एक चिंता का विषय होगी। आपने ब्याज दरों की बात की तो हमें ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि लगभग पिछली 4 बैठकों में अभी तक कोई ब्याज दर में घटाव या बढ़ोतरी नहीं हुई है। उससे पहले लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब जुलाई के डेटा से और जब अगस्त मास का डेटा सितंबर में इसी रोज आएगा, तब शायद ये क्लैरिटी आ पाएगी कि ये कितनी देर तक चलने वाला है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि क्योंकि बारिशों के कारण जो काफी बड़ी मात्रा में बारिश हुई और उसके चलते जो हर साल एक प्रकार से मॉनसून के समय पे सब्जियों में कुछ न कुछ सप्लाई में दिक्कत आती है, बाढ़ आती है, उसके कारण सप्लाई कम हो जाती है। तो ये 2-3 महीने का फेज, जिसे तकनीकी मायनों में ये कहा जाता है कि एक ऐसा फेज है जो परमानेंट नहीं रहेगा, निकल जाएगा। शुक्रिया सिद्धार्थ जराबी। बढ़ी हुई महंगाई दर को आरबीआई के टॉलरेंस बैंड का ब्रीच बताया जा रहा है। जैसे हमने बताया, जारी किया गया आंकड़ा 7.4% का है और आरबीआई का टॉलरेंस बैंड 2 से 6% के बीच होता है। और अब बारी है देश दुनिया में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू, गुड मॉर्निंग। जनसत्ता से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हिमाचल में बारिश और जमीन धंसने से 51 लोगों की मौत हुई है। शिमला में भूस्खलन की 2 घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड में भी 3 लोगों की मौत हुई है। अगर हम हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज जरा देखें तो मंडी जिले में बारिश की वजह से जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उनमें कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है। वहीं सोलन जिले में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। राज्य ने 18 अगस्त तक बारिश का अनुमान लगाया है और हिमाचल के कई हिस्सों में शनिवार, रविवार से और कल सोमवार तक भी लगातार तेज बारिश होती रही। वहीं महंगाई ने तोड़ी कमर, बिगाड़ा बजट। सरकारी आंकड़ा जुलाई में 7.44% पर पहुंची। टमाटर और दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई दर जुलाई में उछलकर 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वहीं आयात और निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर जो मांग में नरमी आई है, जो कमी आई है, साथ ही जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, पेट्रोलियम से लेके ऑर्नामेंट्स तक, आभूषण तक, उनका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनलों का बनाया गया जो निगरानी तंत्र है वो निष्प्रभावी साबित हुआ है। लिहाजा अदालत जो है
वो टीवी चैनलों की निगरानी को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी और कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाने की वकालत की है। दरअसल ये विवाद जो है वो मुंबई में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो टीवी चैनलों पर उनकी बाबत खबरें दिखाई गईं उनको लेकर है। और हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि टीवी चैनल समाचार दिखाने के साथ मीडिया ट्रायल करते हैं और इसी को लेकर टीवी चैनलों पर भारी जुर्माना लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी है। वहीं हरियाणा के नूंह में स्वतंत्रता दिवस से पहले कल सोमवार को मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बहाल कर दी गईं। नूंह में 2 सप्ताह पहले जो सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसके बाद सरकार ने 31 जुलाई से पहले 8 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी थीं। बाद में इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। और कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी संबोधन था और उन्होंने इस दौरान अपने बचपन को याद किया और महिलाओं को साहस के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। और भारत को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो दुनिया में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में अग्रणी योगदान दे रहा है। खुशबू, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कल यानी सोमवार को अनवारुल हक काकड़ को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाया है। काकड़ साहब पाकिस्तान के 8वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं और अब तक के पाकिस्तानी इतिहास के सबसे युवा कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान में जब तक नई सरकार नहीं चुन ली जाती है, यानी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे। बलूचिस्तान में पश्तूनों की एक जानी मानी काकड़ जनजाति है। इसी जनजाति से अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक है। वहीं पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी से खबर है, वहाँ की जुंटा सरकार के जो विद्रोही सैनिक हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि बर्खास्त किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये मुकदमा देशद्रोह और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए चलाया जाएगा। नाइजर में जो पीनल कोड है उसके संदर्भ में अगर देखें तो दोषी अगर मोहम्मद बजौम पाए जाते हैं तो उनको लाइफ सेंटेंस तक की सज़ा हो सकती है। नाइजर की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ घंटे पहले ही वहाँ की जुंटा सरकार ने ये कहा था कि हम पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं एक खबर जो अभी लगातार अपडेट हो रही है और ये रूस के मखाज काला से है। यहाँ पर एक गैस स्टेशन में भीषण धमाका हुआ है और इस धमाके में 3 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक दागिस्तान की राजधानी है माखचकाला। यह हाईवे के नज़दीक एक ऑटो रिपेयर की दुकान में पहले आग लग गई और ये आग देखते देखते गैस स्टेशन तक फैल गई। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया गया है। आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को 3.5 घंटे से अधिक का समय लगा है। और अब आज 15 अगस्त का इतिहास भी जान लेते हैं। तो सालों के संघर्ष और लाखों लोगों की शहादत के बाद आज एक दिन 1947 को भारतीयों ने पहली बार आज़ाद भारत में सांस ली थी। 1975 में रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म शोले रिलीज हुई। 1971 में बहरीन ब्रिटेन से आज़ाद होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आज का दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।